Hello students, now today we will start class 12th biology chapter 12 biotechnology and its application। बच्चों अपन ने लास्ट पार्ट में एग्रीकल्चर को डिस्कस किया था। इसके फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में अपन पार्ट सेकंड में अब अपन जो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस हैं उनका जो यूज़ है किन में, मेडिसिन्स में और जीन थेरेपी में, इन दोनों में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन्स, प्लांट, लास्ट पार्ट में अपन ने प्लांट इंसेक्ट रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस या पेस्ट इंसेक्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाया जाए, सम ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही जब अपन जो है मेडिसिन्स में इसका यूज़ कैसे करते हैं ये अपने को आज डिस्कस करना है। नाउ वी विल सी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। पहले क्या होता था कि जब हमें कहना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्सेज से आइसोलेट कर लेते थे किसी भी मेडिसिन के लिए, है ना, मीन्स एनिमल से या अदर ऑर्गेनिज्म से। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट हमारे सामने आने लगे, जैसे इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स अनडिजायरेबल होने लगा। इसीलिए हमें कोई इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ ज़्यादा। इसीलिए फिर धीरे धीरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब RDNA अपन जिसको शॉर्ट में कहते हैं ना, RDNA मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन्स को बनाने के लिए किया जाने लगा। अभी तक 30 ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कैसी हैं, जो डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाई गई हैं ऑल वर्ल्ड में। उसमें से भी 12 मेडिसिन्स हैं जिनका जो कि इंडियन मार्केट में हैं। ठीक है, अब मेडिसिन्स में कैसे बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस का यूज़ करेंगे, क्या बेनिफिट हो सकते हैं, लेट्स सी। सबसे फर्स्ट अपन यहाँ पर नेम लेते हैं इंसुलिन। इंसुलिन से बिकॉज सभी फैमिलियर हैं कि इंसुलिन का यूज़ किस में किया जाता है, एक तरह का हार्मोन है जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो इसके थ्रू डायबिटीज़ को, अपनी शुगर को कंट्रोल रख सकते हैं। ये तो एक जनरल बात हो गई। ठीक है, दिस इज अ पेप्टाइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन है ये? पेप्टाइड हार्मोन। ये जो पेप्टाइड हार्मोन है आप लोग पढ़कर भी आए हो इसको 11th में, तो इसका सोर्स क्या है, कहाँ से आता है आर बॉडी में? आर बॉडी में आपने देखा होगा जब डाइजेशन पढ़ा होगा तो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इट इज कॉल्ड पैंक्रियाज। बोलते हैं ना लीफ लाइक ग्लैंड, सीधा सीधा बोले अपन तो लीफ लाइक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, विच प्रेजेंट जस्ट बिलो ऑफ स्टमक, इट इज कॉल्ड पैंक्रियाज, विच इज रिस्पॉन्सिबल for secretion of insulin in digestive system. We have already discussed about that. Pancreas is also produced enzyme. For example, enzyme को भी produce करती है, means ये फॉर एग्जाम्पल ट्रिप्सिन को अपन यहाँ पर ले लें, और भी है पेप्सिन, ट्रिप्सिन। तो ये जो एंजाइम्स को भी जो है प्रोड्यूस कर रही है। तो क्या हुआ, दैट प्रोसेस इज, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट मीन्स पैंक्रियाज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन बोथ ग्लैंड की तरह फंक्शन को परफॉर्म करती है। क्यों करती है भाई? बट वाई? बिकॉज ये जो पैंक्रियाज है जब ये एंजाइम का प्रोडक्शन करती है तब तो ये एक्सोक्राइन की तरह वर्क करती है। एक्सोक्राइन मीन्स विद डक्ट जो ग्लैंड होती है उनको अपन बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। बट जब ये एज ए हार्मोन को रिलीज करती है तब ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करती है। क्यों बोला अपन ने एंडोक्राइन? बिकॉज ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इट इज डक्टलेस ग्लैंड,
मतलब ये इसको कहीं कहीं पर मिक्सोक्राइन ग्लैंड भी इसीलिए कहा जाता है, बिकॉज ये एंडो और एक्सो बोथ टाइप के ग्लैंड की तरह ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। कौन? पैंक्रियाज। ओके, नाउ इंसुलिन के फंक्शन की बात करें अपन यहाँ पर, तो इसका मेन फंक्शन होता है इंसुलिन का ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखना, मीन्स रिड्यूस करता है ये ग्लूकोज लेवल को, मीन्स सेल्स फॉर एनर्जी जो है ब्लड से उस ग्लूकोज को यूज कर लेती हैं, है ना, और ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको रिड्यूस कर देती हैं। कम क्यों करना है भाई, लेकिन अपने को ब्लड एक्सेसिव अमाउंट में ग्लूकोज यदि मतलब उसमें इकट्ठा हो जाता है तो किसको कॉज करता है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? डायबिटीज के लिए शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो एक्चुअली एक ये डिसऑर्डर है, डिजीज तो है ही, है ना, बट डिसऑर्डर भी है। इसको मतलब जब भी ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो इट्स लीड टू डायबिटीज, एंड इन्हीं पेशेंट को इंसुलिन दिया जाता है। इंसुलिन पैंक्रियाज एप्रोप्रिएट अमाउंट में यदि नहीं बना पा रहा है तो हम कहाँ से लाएंगे? यदि ये इंसुलिन, अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये इंसुलिन जो है कौन बनाता है? पैंक्रियाज बनाता है। अब यदि पैंक्रियाज एप्रोप्रिएट अमाउंट में यदि इस इंसुलिन को नहीं बना पा रहा है, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो इस इंसुलिन को कहाँ से लाएंगे? भाई चाहिए तो है हमारी बॉडी के लिए, अदरवाइज ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। और यदि ग्लूकोज के लेवल इंक्रीज हो गया तो क्या होगा कि डायबिटीज से सफ़र करेगा वो पेशेंट, है ना। तो भाई इसमें नहीं, बॉडी में नहीं बनेगा, पैंक्रियाज नहीं बना पाएगा तो बाहर से लाएंगे। तो पहले क्या होता था बच्चों कि जो स्लॉटर हाउस होते थे जहाँ एनिमल्स को रखा जाता था, काटा जाता था उनको, है ना, तो उन एनिमल्स से क्या करते थे? इसको आइसोलेट कर लेते थे। किसको? आइसोलेट कर लिया जाता था इंसुलिन को उन एनिमल से। फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पर ले सकते हैं पिग्स से, है ना, कैटल से, इस एंजाइम इस हार्मोन को वहाँ से जो है इनटेक कर लिया जाता था, आइसोलेट कर लिया जाता था। अब ये कैसा है तो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, बिकॉज ये तो हमने कुछ ना कुछ तो इनमें हमसे डिफरेंस होता ही होगा ना। जो हमारा इंसुलिन है खुद की बॉडी जो बना रही है, और एक जो है नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज से अपन जो इंसुलिन ले रहे हैं एनिमल से, इनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही। और जब कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा तो ये हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ अपना इफेक्ट तो दिखाएंगे ही। तो क्या होगा? इट स्टार्टेड कॉज एलर्जी, इम्यूनोलॉजिकल जो रेस्पॉन्स है वो डैमेज होने लगेंगे। इसीलिए इनका यूज़ धीरे धीरे क्या हुआ? बंद हो गया या कम हो गया, अपन ऐसा कह सकते हैं। अब अपन देखें नाउ जो है धीरे धीरे फिर क्या हुआ, जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इंसुलिन का फॉर्मेशन करने लगे। जब अपन यहाँ पर इंसुलिन की बात ही कर रहे हैं तो अपन थोड़ा सा यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। समझ लीजिए ये अपना इंसुलिन का स्ट्रक्चर है ना। और इंसुलिन के स्ट्रक्चर में अपन यहाँ देखेंगे तो ये अपना इंसुलिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सी चेन है, ये ए है, और ये भी बताती हूँ मैं आपको कि ये मैंने क्यों लिखे हैं ए बी सी यहाँ पर इस तरह से। जब भी हम पैंक्रियाज से इंसुलिन बनेगा इट इज़ कॉल्ड प्रो इंसुलिन। मतलब जब अपना पैंक्रियाज जो इंसुलिन बनाता है, सीधे सीधे वर्ड में अब यदि मैं बोलूँ तो वो कौन सा इंसुलिन होता है? प्रो इंसुलिन बनेगा। इट इज़ कॉल्ड प्रो इंसुलिन। और ये जो प्रो इंसुलिन है मीन्स इनएक्टिव, प्रो मीन्स इनएक्टिव, और इनएक्टिव है मीन्स कैसा है? इनएक्टिव इंसुलिन क्यों बोला मैंने? वाई इज कॉल्ड इनएक्टिव इंसुलिन बच्चों? बिकॉज इट हैज सी पेप्टाइड, इट हैज सी पेप्टाइड। और ये सी पेप्टाइड क्या है? अब भाई ये तो हमने सुना ही नहीं, मत है ना। जैसे ही जो इंसुलिन मैच्योर होता है और रिमूवल हो जाता है इससे सी पेप्टाइड, तब अपन उसके पास ओनली ए एंड बी पेप्टाइड रह जाता है।
ए एंड बी पेप्टाइड, तब इट विल कॉल्ड मैच्योर इंसुलिन। मैच्योर इंसुलिन, इसको अब मैं बताती हूँ आपको इस डायग्राम के थ्रू। जैसे कि पैंक्रियाज ने इंसुलिन बनाया, तब इसके पास ये ए बी और सी तीनों ही चेन है ना, और ए और बी तीनों ही चेन है, और ये इसीलिए अपन ने इसको बोला था प्रो इंसुलिन। बट जब ये धीरे धीरे मैच्योर हो जाएगा तो इसमें से ये सी पेप्टाइड हट जाएगा और इसमें ओनली ए और बी पेप्टाइड चेन ही बचेंगी यहाँ पर, और ए और बी पेप्टाइड चेन जब बचेगी तब अपन इसको बोल देते हैं मैच्योर इंसुलिन। तो इसका प्रोसेस अब अपन देखते हैं कि कैसे होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट कि किस टाइप से आर टेक्नोलॉजी मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, आर्टिफिशियली इंसुलिन को प्रिपेयर किया गया। तो 1983 में क्या हुआ था कि जो अमेरिकन एक कंपनी थी एली लिली एक अमेरिकन कंपनी थी, इसने रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज करके आर्टिफिशियल जो है इंसुलिन बनाया था। इन्होंने उसमें यूज किया था ई कोलाई बैक्टीरिया का। अपन देखो कितना ई कोलाई बैक्टीरिया बार बार रिपीट होता है ये वर्ड अपने को, बैक्टीरिया। वाई? बिकॉज इसका जो सेल डिवीजन का टाइम है, अपन ने डिस्कस किया था चैप्टर 6 में, ओनली 20 मिनट्स होता है ना ई कोलाई का, में कंप्लीट हो जाता है, जिसमें से भी 18 मिनट में तो ये रेप्लिकेशन कर लेता है, और लेफ्ट 2 मिनट इसको सेल डिवीजन में, सेल डिवाइड होने में लगते हैं। अपन ने वहाँ पर भी डिस्कस किया था, आप चाहें तो मेरे जो प्रीवियस वीडियो हैं उनको देख सकते हैं, और ये चीज़ वहाँ पर आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर मैंने इसको डिटेल में बताया हुआ है, इसलिए यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल इसका नहीं ले रही हूँ। तो ई कोलाई बैक्टीरिया में जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को इंट्रोड्यूस कराया इन्होंने, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है इसमें इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को इंट्रोड्यूस करा दिया था। ठीक है, इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया ई कोलाई बैक्टीरिया में। मीन्स क्या हुआ कि जो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का क्या मीन्स है, एक ऐसा डीएनए जो ह्यूमन बींग्स में इंसुलिन को प्रोड्यूस करता हो, है ना, ऐसा डीएनए इस ई कोलाई बैक्टीरिया में उन्होंने इंट्रोड्यूस करा लिया। तो आफ्टर सम टाइम वी कैन ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी चेन, मतलब जब इसमें उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को इंट्रोड्यूस कराया ना, तो आफ्टर सम टाइम जब ऑब्जर्व किया तो ओनली ए और बी चेन की ही जो है वो फॉर्मेशन वहाँ पर हुई। इट मीन्स क्या हुआ कि जो मैच्योर इंसुलिन वहाँ पर बना, 2 चेन को वहाँ पर ऑब्जर्व किया, और पर कैसी बनी थी ये दोनों, सेपरेट बनी थी, ये ए भी बन गई ये भी बन गई, है ना। बट अब इन्हें आइसोलेट करेंगे, देन आर्टिफिशियली डाइसल्फाइड बॉन्ड से इनको वहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे इनको, और ये इस तरह से इंसुलिन प्रिपेयर हो जाएगा, मैच्योर इंसुलिन में डेवलप हो जाएगा। तो बच्चों ये प्रोसेस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो वीडियो को बार बार पॉज करके बैक करके आप इस प्रोसेस को बार बार समझेंगे तो आपको इजीली ये चीज़ें आ जाएंगी। नाउ वी विल टेक जीन थेरेपी, नेक्स्ट टॉपिक। तो जीन थेरेपी में अपन ने बात की थी भाई कि जैसे मेडिसिन्स में, एग्रीकल्चर में बार बार अपन देख रहे हैं कि इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, और किनका जो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस हैं, जीन थेरेपी में भी अपन इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशंस हैं उनका यूज़ करते हुए यहाँ पर इसकी स्टडी करेंगे, जीन थेरेपी। बच्चों दिस इज कहना चाहिए अपने को मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ऐसा बोलूँ तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल इंडिविजुअल्स में सम ऐसे स्पेसिफिक प्रोटीन या एंजाइम्स होते हैं जो कोड करते हैं आर बॉडी के डिफरेंट ट्रेट्स को। ट्रेट्स मीन्स कैरेक्टर्स को। ट्रेट्स अपन चैप्टर 5 में पढ़कर आए ना, मेंडल्स के लॉ में ये वर्ड। ट्रेट्स मीन्स कैरेक्टर्स को
कंट्रोल करने के लिए। बट सम टाइम हमने ऐसा ऑब्जर्व किया या डायग्नोज किया कि किसी इंडिविजुअल के अंदर एनी प्रोटीन या एनी एंजाइम एब्सेंट है, तो क्या उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल किया जा सकता है? नो। जब वो उसके अंदर वो जीन ही प्रेजेंट नहीं है, वो प्रोटीन ही प्रेजेंट नहीं है, वो एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं है, तो उसको कैसे पर्टिकुलर कैरेक्टर को कैसे अपन कंट्रोल करेंगे, है ना? उसको ट्रीट ही नहीं कर सकते। तो बच्चों, जीन थेरेपी एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम किसी डिसऑर्डर को करेक्ट कर सकते हैं। सो जीन थेरेपी मीन्स इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स used to cure any genetics defect that has been diagnosed in a child or embryo। मीन्स किसी जीन का जो डिफेक्ट है या जेनेटिक डिफेक्ट है जो किसी बच्चे या एम्ब्रियो में डायग्नोज किया गया है, मेरे वर्ड्स पर ध्यान देना, है ना, बच्चे में या फीटल में जो एम्ब्रियो है तब डिटेक्ट हुआ है, एम्ब्रियो में डायग्नोज किया गया है, उसको करेक्ट करने का मेथड क्या है? जीन थेरेपी या एनी मेथड के ग्रुप को वी आर कॉल्ड जीन थेरेपी। फॉर एग्जांपल, आर बॉडी में हेयर कलर है, जैसे डिफरेंट पर्सन्स के कलर का हेयर कलर डिफरेंट होता है ना। अब इस हेयर कलर को कंट्रोल करने के लिए कोई एक स्पेसिफिक जीन है, ठीक है भाई, बट किसी पर्सन में ये हेयर कलर को कंट्रोल करने वाला जीन एब्सेंट है, तो क्या ये ट्रेट कंट्रोल कर पाएंगे अपन? नहीं कर पाएंगे। नाउ जैसे ABC एक जीन है, समझ लीजिए कोई जीन है किसी की बॉडी में और वो इंसुलिन को कंट्रोल करता है, इंसुलिन को कंट्रोल करता है, ठीक है भाई। तो बॉडी में इफ़ ये जीन बॉडी में एब्सेंट हो जाए, एब्सेंट हो गया, मान लीजिए किसी की बॉडी में ये जीन है ही नहीं, या तो है ना, या उसका डिलीशन हो गया है, एब्सेंट या डिलीशन भी अपन कह सकते हैं, उसका डिलीशन हो गया, तो क्या होगा? किसी रीजन की वजह से ये डिलीशन हो गया या एब्सेंट हो गया, तो अब कह सकते हैं, या फिर किसी रीजन की वजह से इसमें म्यूटेशन हो गया, एक वर्ड और अपने यहाँ यूज़ कर लेते हैं, म्यूटेशन हो गया, तो इंसुलिन की फॉर्मेशन होगी क्या बच्चों? नो, नहीं होगी। वाई? बिकॉज उस पर्सन में ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा ना, इंसुलिन की फॉर्मेशन ही नहीं हो रही। तो बच्चों, इसी जीन को डिटेक्ट करके क्योर करने का काम जीन थेरेपी में करते हैं। जो फर्स्ट जीन थेरेपी हुई थी 1990 में 4 इयर्स की एक गर्ल पर, 4 इयर्स की एक छोटी सी लड़की है, उस पर ये किया गया था सबसे पहला एक्सपेरिमेंट। और मतलब बिकॉज उस बच्ची में क्या हुआ था, डेफिशिएंसी थी एक एंजाइम की, जो था एंजाइम ADA, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है एडिनोसिन डीएमाइनेज। इस एंजाइम की इस 4 ईयर की गर्ल थी, उसमें डेफिशिएंसी थी, मतलब एक ऐसा जीन जो ADA को जो है कंट्रोल करता है या कोड करता है, ऐसा भी कह सकते हैं अपन। जो जीन इस बच्ची में डिलीट हो चुका था, इसीलिए उस बच्ची की बॉडी एडिनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम की फॉर्मेशन नहीं हो पा रही थी उसकी बॉडी में। जब ये बनेगा ही नहीं तो उसका क्या होगा? इम्यून सिस्टम धीरे धीरे वीक हो जाएगा, और इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा बेसिकली, तो क्या होगा? दिस इज एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ आर इम्यून सिस्टम। मीन्स इस एंजाइम की नीड होती है नॉर्मल बॉडी फंक्शनल्स को करवाने के लिए या इम्यून सिस्टम को नॉर्मली फंक्शन करने के लिए। अब इसके लिए हम नॉर्मल मेथड का यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि भाई कैसे किया इसको। किसी इंडिविजुअल में किसी जीन की कमी है और उस जीन की कमी से वो एंजाइम नहीं बन पा रहा है, तो उसको क्योर कैसे करेंगे, है ना। तो फर्स्ट मेथड तो है बोन मैरो
ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। और सेकंड मेथड है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, इन दो मेथड का यूज़ करके हम किसी भी जेनेटिक डिफेक्ट को क्योर कर सकते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में किसी हेल्दी भी जो इंडिविजुअल है उसका बोन मैरो निकाल लेंगे, पर बच्चों ये बात ध्यान देना बहुत कंपलसरी है कि वो जिस भी अपन पर्सन का बोन मैरो ले रहे हैं वो क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, उसका जो ब्लड मैचिंग भी कंपलसरी है, अपना ब्लड ग्रुप उससे मैच होना चाहिए, या ब्लड में और भी जो चीज़ें हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो सब हैं वो सब अपने उससे मैच होने चाहिए। सेकंड मेथड क्या है, इस जो एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी है इसमें क्या होता है, या तो आर्टिफिशियल एंजाइम को सिंथेसाइज कर लेते हैं या किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी से एंजाइम को लेकर अपने किसी पेशेंट की बॉडी में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। बट ये बोथ जो मेथड हैं कंप्लीटली उस डिजीज़ को या उस जेनेटिक डिसऑर्डर को क्योर नहीं कर सकते, उस पेशेंट के जेनेटिक डिसऑर्डर को। वाई? बिकॉज ये जो एंजाइम है ना, जो सेल्स जो हमने ट्रांसफ़र किए हैं, है ना, वो कैसे होते हैं, इमोर्टल होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अमर हैं, मॉर्टल हैं, मीन्स एक बार ट्रांसफ़र कर दिया और लाइफ टाइम तक चल जाए, ऐसा नहीं होता। मीन्स इन दोनों मेथड का पीरियोडिक ट्रांसमिशन तो हो सकता है। जो थर्ड मेथड एक और अपने पास है, अपन इसको डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड मेथड है जीन थेरेपी, जो अपन ऑलरेडी कर रहे हैं डिस्कस, ये कहें अपन करने वाले नहीं, कर रहे हैं। तो इसका हम यार डिस्कस जो है क्या करेंगे कि जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, किसी पेशेंट की बॉडी की ही जो है लिम्फोसाइट्स को निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, ये लिम्फोसाइट्स अपन ने किसी जो पेशेंट किसी डिजीज से या जेनेटिक डिसऑर्डर से जो सफ़र कर रहा है उसी की हमने लिम्फोसाइट्स को निकाल लिया। ठीक है, इनको कल्चरल मीडियम में, आर्टिफिशियल कल्चरल मीडियम में अपन ने इनको ग्रो करवाया। अब बोन मैरो में सम स्पेसिलाइज्ड सेल होते हैं और जो बी और टी लिम्फोसाइट होती हैं, अपन ने आपको ध्यान हुआ क्लास 11th में सर्कुलेटरी सिस्टम जो अपन ने पढ़ा था, ब्लड सर्कुलेशन वाला, उसमें अपन ने पढ़ा था कि जो लिम्फोसाइट सेल होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। पढ़िए ना, आपको याद आ गया होगा आप शायद। तो बोथ आर कंपल्सरी फॉर रेगुलेटिंग द इम्यून सिस्टम, और दोनों की फॉर्मेशन तो किस में होती है, बोन मैरो में होती है। किसमें होती है, बोन मैरो में होती है फॉर्मेशन तो। बट जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं या टी सेल्स ये होती हैं, इन टी सेल्स का जो मैचुरेशन होता है ना वो किस में होता है, थाइमस में होता है। इसीलिए एक लाइन अपनी एनसीईआरटी में दे रखी है कि जो बी और टी लिम्फोसाइट्स जो हैं थाइमस से एसोसिएटेड होती हैं, इनकी डेवलपमेंट, जो इनका डेवलपमेंट होता है टी सेल्स का, वो थाइमस से रेगुलेट होता है ना। तो जब टी जो थाइमस में होती है, सो इट इज़ कॉल्ड टी सेल्स, या अपन इनको टी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। इन पेशेंट की बॉडी से इन लिम्फोसाइट्स को निकाल कर इनमें क्या करते हैं अपन, जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को इसके अंदर डाल दिया जाता है, वो भी ऐसा डीएनए जो एडीए एंजाइम जो अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया है इसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को इसकी हेल्प से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, किसकी हेल्प से, यहाँ भी किसी वेक्टर की नीड है ना, तो यहाँ भी अपन रेट्रोवायरल जो वेक्टर है उसका यूज़ यहाँ पर करेंगे। रेट्रोवायरल वेक्टर का यूज़ अपन जो है इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को इंट्रोड्यूस कराने के लिए करते हैं। जैसे ही पेशेंट में लिम्फोसाइट्स में, इन लिम्फोसाइट्स में अपन ने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को इंट्रोड्यूस कराया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को इंट्रोड्यूस कराया, और इंट्रोड्यूस कराते ही क्या हुआ,
बिकॉज लिम्फ किसकी हैं, ये पेशेंट की बॉडी से ही निकाले थे और उसी की बॉडी में वापस डालेंगे अपन, तो डालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि लिम्फोसाइट तो उसी के ही है ना, सेम उसी बॉडी के, तो इजीली क्या होंगी, ये रिसीव्ड भी कर लेगी उस पेशेंट की बॉडी इनको, बिकॉज उसी के लिम्फोसाइट्स हैं। देन जीन विद डीएनए है तो आरएनए बनाएगा, और आरएनए क्या करेगा, आरएनए विल प्रोड्यूस प्रोटीन, और कौन सा प्रोटीन बनाएगा, ये एडीए प्रोटीन बनाएगा, है ना, जो कि एडिनोसिन डीएमाइनेज है। बट जब फर्स्ट एंड सेकंड मेथड क्या है, परमानेंट नहीं है, लेकिन ये जो थर्ड मेथड है ये परमानेंट मेथड है। बट कब है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ये अपने को ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये जीन थेरेपी है वो कब इफेक्टिव होती है सबसे ज़्यादा, परमानेंट क्योर कब हो सकती है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जो जीन थेरेपी है वो परमानेंटली क्योर हो सकती है। ठीक है ना। अब इसके आगे का अपन नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। थैंक यू।